वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो विज्ञान का मॉडल पेपर 5 है उसको देखेंगे, साथ ही सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर 5 है, साथ ही ये हमारी माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर है। समय भी सेम रहने वाला है, साथ ही जो इसका पूर्णांक है वो भी हमारा 80 नंबर का होने वाला है। अगर हम बात करें तो जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल हमसे 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें तो पहला सवाल है हमारा लोहा चूर्ण पूर तनु। पहला सवाल बोला है लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखो, लोहा चूर्ण पर अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड क्या होगा, बनेगा। यानी अगर आप लोहे की क्रिया किसके साथ कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराओगे तो क्या होगा, देखो एफ ही हो गया। साथ ही अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो देखो यहाँ पर जो चीज बनेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर इसकी क्रिया आपस में कराओगे तो एक तो हमारा क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो HCl हो गया और यहाँ पे कितने हो गए, देखो FeCl प्लस कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड क्या होगा, इससे बनेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी हमें बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या होगा, हमारा एक उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। अगला है अपमार्जक का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सल्फोनिक और सल्फोनेट के क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमें बताना है। देखो C+O2 तो क्या बनेगा हमारा CO2, यानी दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो उससे हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है। तो देखो अगर हम बात करें CnH2n, ये तो क्या हो जाएगा हमारा संतृप्त। अगर हम असंतृप्त की बात करें, C यहाँ पे +2 भी होता, CnH2n और CnH2n प्लस क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर देखो जो या तो डबल हो और डबल से 2 कम हो वो क्या होगा, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। देखो यहाँ पर डबल है, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर। और जो बाद वाला है 2 दूना कितना होता है 4, 4 में से 2 गए कितना बचेगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर दे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर है उसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, क्योंकि हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंदर CnH2n और CnH2n प्लस माइनस का क्या होता है 2 होता है। यानी यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो 2 दूना कितना होना चाहिए 4, 4 में से अगर 2 कम करो तो भी कितना आना चाहिए हमारे पास, यही आना चाहिए। अगर हम इसको 6 का दुगुना कितना होता है 12, तो भी क्या होना चाहिए हमारा असंतृप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, ये तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बायां आलिंद होगा। छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो ये किसके कारण होता है, पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है जिसके कारण ये चीजें होती है। अगला सवाल है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यानी हमें बताना है जो पीयूष ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है, तो वो क्या करती है, हमारा मस्तिष्क होता है जिसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। बायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किससे होता है, ये हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी पत्ती का मुकुल। अगला है मेंडलिज्म किससे संबंधित है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जीवधारियों में वंशागति से संबंधित है। जैवमंडल से CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, ये हमें बताना है। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो हमारे पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं उनके ऊपर देखा जाएगा। धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का क्या कारण है, तो इसका कारण हमारा क्या होगा, अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो अपने पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या होगा, हमारा रेटिना होगा। किसी विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है? तो वो हमारा किसका होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। 100 वोल्ट और 40 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में संयोजित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो बल्ब हो गए हमारा, एक तो 100 वोल्ट का हो गया, दूसरा कितना है 40 वोल्ट का। कौन से क्रम में है? दोनों समांतर क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित है। 100 वोल्ट के बल्ब में कितनी धारा बह रही है? 1 एम्पीयर की। तो 40 वोल्ट के बल्ब में कितनी धारा बहेगी, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लो कि हमारे पास दो रजिस्टर है, यानी दो प्रतिरोध है R1 और R2। हमने कौन से क्रम में जोड़ा इनको? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो हमें पता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध हो, चाहे कितने ही वोल्टेज के बल्ब हो, सब किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यानी विद्युत धारा का मान क्या होगा, एक समान ही रहेगा। यानी 100 वोल्ट के बल्ब के अंदर विद्युत धारा 1 एम्पीयर है, तो हमारा जो 40 वोल्ट का बल्ब है उसके अंदर भी क्या होगी, विद्युत धारा का मान एक समान होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर द है 1 एम्पीयर इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो वो क्या होती है, हमारे एक बंद वक्र का निर्माण करती है। यानी हमारे चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं वो क्या होता है, एन से निकलकर एस की तरफ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी रेखाएं होती है ये क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संचित की जाती है? तो वो हमारा होगा गैल्वेनोमीटर, यानी जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको देख लें। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है हमारा, C6H12 और साथ में क्या आ जाएगा O6। इसको हम शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शर्करा। ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है हमारा 24 कैरेट का होता है। हार्मोन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये पूर्ण भरण विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पूर्ण भरण विधि। कौन सी हो जाएगी हमारी, पूर्ण भरण विधि, यानी क्रिया विधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्ण भरण क्रिया विधि हो जाएगा। अगला अगर हम सवाल की बात करें तो बोला है ओजोन है तो क्या है, घातक विष है। क्या हो जाएगा, ये हमारा घातक विष का काम करती है। अगला है एक विद्युत परिपथ में धारा के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। यानी अगर हमारे पास एक तो N ध्रुव है, दूसरा S है, यानी अगर हम N को N के पास लाएं तो प्रतिकर्षण होगा, S को S पास लाएं तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जो असमान ध्रुव है उनमें क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आकर्षण होगा। चलो अगला जो हमारी अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ये भी 12 आने वाले हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों, पहला है मेथिल एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसको हम प्रोपाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। हमें पता है प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। साथ ही यहाँ पर आयन जुड़ रहा है, इसका मतलब जिसके पीछे आयन अनुलग्न जुड़ता है, यानी एक जगह क्या आएगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर जितने हाइड्रोजन बचे हैं वो जोड़ देते हैं, एक बंद आ गया तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसको 4 और कार्बन की जरूरत है। तो ये 4 के साथ क्या बना लिया, बंद बना लिया। यहाँ पर कितना आएगा, हमारा 1 हाइड्रोजन आएगा। तो हमारा जो सूत्र होगा मेथिल एसिटिलीन का वो क्या होगा, प्रोपाइन होगा, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। अगला है CH4O2, तो CO2 प्लस H2 का संतुलित समीकरण हमें बनाना है। अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखो कार्बन कितने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना हमारा 1 है, यानी कार्बन तो संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यानी मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं। यहाँ 2 से गुणा किया तो देखो यहाँ पे गुणा नहीं होगा, सॉरी, हमें क्या करना है, इधर गुणा करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गई, यहाँ पे भी 4 हो गई। उसके बाद देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर हो गए, कितने हो गए, 4। इधर कितने हैं, 2 है, तो हम यहाँ किससे गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा सूत्र क्या होगा, CH4
2O2 साथ में CO2 प्लस 2H2O, ये क्या होगा हमारा एक संतुलित समीकरण होगा। अगला बताना है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होता है उसके अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है स्कूटी की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है, तो देखो अगर हम बात करें तो धातु क्या होती है, एक तो कठोर होती है, एक होती है ध्वनिक यानी आवाज उत्पन्न करती है। ध्वनिक का मतलब क्या होता है, आवाज उत्पन्न करती है, जिससे क्या होगा बहुत दूरी तक हमें सुनाई दे सकती है। तो बच्चों एक बार आप यहाँ पे देख लो, उसके बाद नीचे इनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है फेफड़े की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, यानी फेफड़ों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम बच्चों कुपिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, कुपिका के नाम से जानते हैं। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, वायु कोष्ठक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों, वायु कोष्ठक भी कहते हैं। उसके बाद मोचक हार्मोन का क्या कार्य है, ये हमें बताना है कि जो मोचक हार्मोन है उसका क्या कार्य है। तो ये क्या करता है, यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वहां से ही हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है, यानी मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। अगला है चित्र ABCD के हमें क्या करने हैं बच्चों, यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो ये जो हमारा चित्र बना हुआ है ये हमारा क्या है, एक पुष्प का है, यानी जिसके अंदर स्त्री केसर भी हो सकता है और पुन केसर भी हो सकता है। तो जब दोनों चीजें एक ही हो तो वो क्या कहलाता है हमारा, अगर स्त्रीकेसर और पुनकेसर एक ही पौधे पे हो तो हमारा स्वपरागण कहलाता है। तो यहाँ पर ये चित्र किसका है, स्वपरागण का है। चलो देखो सबसे पहले सबसे ऊपर का जो भाग होगा वो क्या होगा, हमारा परागकण होगा, जो किसके अंदर पाया जाता है, पुनकेसर के अंदर पाया जाता है। अगर हम बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नर युग्मक हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये परागनली हो जाएगी। जो सबसे अंदर का भाग है पुष्प का उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंडाशय बोलते हैं, जो एक स्त्रीकेसर का भाग होता है। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं। फिर बोला नर के XY लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है, तो Y क्या होता है, आकार में सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। अपवर्तन का प्रथम नियम लिखे, यानी हमें बताना है कि अपवर्तन का प्रथम नियम क्या होता है। तो देखो हमने पढ़ा था जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों कौन से तल में हो, एक ही तल में हो, यानी जो हमारी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीन ही एक ही तल में हो, यानी ये हमारी क्या हो गई, किरण हो गई। मान लो ये दूसरा माध्यम है तो देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये तो हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। ये हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। अगर परावर्तन होता तो या परावर्तित किरण हो जाता, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। अगर दूसरा नियम होता तो साइन I अपॉन क्या होता है, साइन R हो जाता। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये वक्रता, जो लेंस की वक्रता है उसका अत्यधिक हो जाने के कारण होता है। पहला तो हो जाएगी कि जो हमारा लेंस है उसकी वक्रता अधिक हो जाती है, वक्रता त्रिज्या। दूसरा हो जाएगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है प्राय बल्बों में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसें क्यों भरी जाती है, तो देखो अगर हम बात करें तो बल्बों में देखो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैसें, यानी हमारा जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है, एक अक्रिय गैसें हैं, आर्गन भी क्या है, एक अक्रिय गैसें हैं। तो ये तंतु में क्या करती है, आयु में वृद्धि का काम करती है, यानी जो तंतु होगा उसकी आयु को बढ़ा देती है। इसलिए हम जो हमारी अक्रिय गैसें होती है जिनकी संयोजकता 0 होती है उनको हम क्या करते हैं, इनके अंदर बढ़ते हैं। वैसे नाइट्रोजन हमारी एक अक्रिय गैस नहीं है, जबकि आर्गन क्या है, हमारी एक अक्रिय गैस है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर बोला है वह कौन कौन से कारक है जिन पर चालक का बल का मान निर्भर करता है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है उसके अंदर एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे और चालक में जो बहने वाली धारा है, तीनों पे क्या होता है, इसका मान निर्भर करता है। जो हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था उनके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर बोला है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखो यहाँ पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करना, यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराओ तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी ये जो चूने का पत्थर हो गया CaO, इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, बुझा हुआ चूने के नाम से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर था वो ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, साथ में हमारी एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अगला अगर हम बात करें प्रकाश के रूप में ऊर्जा का स्रोत, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर का क्या हो जाएगा AgCl हो गया, सिल्वर तथा क्लोरीन से वियोजित हो जाती है। यानी हमें ये कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, एक वियोजन अभिक्रिया, यानी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वो हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है वो सिल्वर क्लोराइड है, ये एक तो Ag और साथ क्लोरीन, यानी हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है हमारा क्वेश्चन दंत से के कारण को स्पष्ट करते हुए इसके बचाव के हमें दो उपाय बताने हैं। यानी जब हमारे मुंह का pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमें क्या प्रारंभ हो जाएगा, दंत से। तो बच्चों जब भी हमारा मुंह का pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमें दंत से प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों में इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। यानी हमें पता है कि जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो क्या होती है, हमारी दांत की हड्डी होती है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे जो हमारा pH का मान है वो 5.5 से कम हो जाता है और हमें क्या प्रारंभ हो जाता है, दंत से प्रारंभ हो जाता है। यानी जब भी हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत से हो जाएगा। चलो इसके उपाय क्या क्या होते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचाया जा सकता है। यानी भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है। हमें पता है जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके विलयन को उदासीन करने के लिए हम उतनी मात्रा में क्या मिलाते हैं, क्षारक, जिससे हमारा जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन। यानी अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए उतनी मात्रा में हमें क्षारक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है एनोडीकरण क्या होता है, इसके उपयोग। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी एनोडीकरण कहलाता है। यानी एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से क्या होती है, बचाती है, यानी जंग लगने से बचाती है। इस प्रकार इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तंतु यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाए तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षण वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये हमारा क्या होता है, एनोडीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, यानी जीवन के निरंतर अस्तित्व हेतु प्रकाश संश्लेषण परम आवश्यक है। सजीवों में कार्बनिक भोजन तथा O2 की प्राप्ति इसी क्रिया के फलस्वरूप होती है। यानी जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो हमारा क्लोरोफिल है जिसकी सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यानी पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादन केवल भोजन की प्रदान नहीं करते अपितु इनमें विभिन्न उपापचय क्रियाओं तथा गतियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक यानी प्रकाश, तापमान, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है। अगला हमें बताना है अनैच्छिक क्रियाओं के हमें दो उदाहरण बताने हैं। यानी अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, यानी कौन कौन सी हो गई, लार का निकलना, यानी हमारी इच्छा के बगैर भी लार आएगी, आने वाली है। जलना या चुभने से हाथ को हम क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको नियंत्रण कौन करता है, हमारा
जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो करता है। अगला है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना है, यानी हमें पता है जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 मस्तिष्क से मिलकर बना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, यानी जो हमारा पीछे वाला भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो क्रियाएं बिना मस्तिष्क की सहायता से होती है वो कौन करता है, हमारा मेरुरज्जु करता है। साथ ही अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नामांकित चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेज्मोडियम में बहुखंडन को समझाइए। प्लेज्मोडियम के बहुखंडन का चित्र बनाना है, यानी एक कोशिका जब एक से अधिक कोशिकाओं में, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। प्लेज्मोडियम में कोशिका के 4 ओर एक रक्षी आवरण बना है, यानी यहाँ पर ये क्या है, प्लेज्मोडियम है, इसकी कोशिका के चारों तरफ क्या है, एक रक्षात्मक आवरण है। इस आवरण के अंदर केंद्रक अनेक बार विभाजित होता है। प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी एकत्रित हो जाती है। अनुकूल मौसम में बाह्य आवरण फट जाता है तथा पुत्री केंद्रक स्वतंत्र जीव के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम बहुखंडन कहते हैं, यानी जब कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है तो हमारा वो बहुखंडन कहलाता है। अगला है लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स और दूसरा क्या कहलाता है, हमारा वाई। एक्स गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है और साथ ही आकृति में सीधा होता है, किंतु वाई गुणसूत्र आकार में छोटा तथा आकृति के एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। अलिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त शेष गुणसूत्र जो हमारे शरीर के सभी लक्षणों का निर्धारण करते हैं अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी इनकी मात्रा कितनी होती है, 22, यानी हमें पता है नर और मादा है, दोनों के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अगर हम नर की बात करें तो इसके अंदर एक्स और वाई होता है, मादा के अंदर जो 23वां गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स, यानी जब इन दोनों का अगर एक्स एक्स मिलता है तब तो क्या बनेगा, हमारा मादा का निर्माण होगा। अगर एक्स वाई मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, हमारा नर का निर्माण होता है। यानी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो हमारे अलिंग गुणसूत्र है और जो 1 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो हमारे लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो नर और मादा में पुत्र होगा या पुत्री उसका निर्धारण करते हैं। अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 मीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति हमें बतानी है। देखो यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसका मतलब केवल u किस में होगा, माइनस में, f और v का मान किस में होगा बच्चों, प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर u कितना दे रखा हमें, 10 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु है वो कितनी दूर है दर्पण से, 10 सेंटीमीटर है, u किस में होता है, माइनस में होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो हमें बढ़ती जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी बतानी है, यानी v का मान निकालना है। तो दर्पण सूत्र की बात करो तो 1/u प्लस 1/v, तो v का मान कैसे निकलेगा, अगर मैं 1/u को दूसरी तरफ ले जाऊं तो 1/v, f और u का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, fu, u माइनस क्या हो जाएगा, f, तो v का मान क्या हो जाएगा, fu अपॉन u माइनस f। f का मान कितना हमारे पास 15 है, u का मान कितना है, -10 है, u का मान -10, f का मान कितना है, 15 है, लेकिन माइनस का चिन्ह बीच में किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी ऊपर -15 इंटू 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया। अगर 5 की टेबल से काटो, ये 3 बार और 5 बार, ये 2 बार, 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब उसका 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अभिनेत्र लेंस क्या है, इसके आकार में परिवर्तन से देखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो अभिनेत्र लेंस नेत्र में पाया जाने वाला लेंस है जो रेशेदार जलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है, जेली जैसे पदार्थ का। ये रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परावर्तित होती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आपके निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हम निकट की वस्तुओं को भी साफ तरीके से देख
पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या है, ये हमें बताना है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो चालक के निकट रखे चुंबक पर बल आरोपित करता है। इसी आधार पर आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के द्वारा हम कर सकते हैं। यानी हमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के द्वारा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला है हमारा खंड स, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो अगर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके हमारा विरंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। तो पहला आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कि शुष्क अवस्था में क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएं तो हमारा कैल्शियम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनेगा, जिसको हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। और साथ में हमारा जो उत्पाद बनेगा वो जल भी बनेगा। फिर बोला है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O यानी जल के हमारे 10 अणु है, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। इसे जल की स्थायी कठोरता यानी जो भी कठोर जल होता है उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। अगला जो हमारा अथवा का प्रश्न है, चलो एक बार क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लें। क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर हमें बोला है कि पहला है, उस समय आप क्या प्रेक्षण करते हैं जब आप एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदे उस परखनेली में मिलाते हैं जिसमें भरा हुआ हो फिनोल्फथेलिन, सार्वत्रिक सूचक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण। चलो एक बार देख लेते हैं। फिनोल्फथेलिन रंगहीन रहता है यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता है, क्योंकि फिनोल्फथेलिन अम्ल क्षारीय पदार्थ के साथ रंग में परिवर्तित गुलाबी रंग को दर्शाता है। सार्वत्रिक सूचक नारंगी रूप में बदल जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण रंगहीन होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसिटिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओ तो ये वाला समीकरण बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ किसे कहते हैं, समझाइए। स्त्रियों के फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया का प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों। तो यौनारंभ क्या होता है, मानव यानी नर और मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का यानी अपरिपक्व यानी जो परिपक्व नहीं हुए हैं जनन अंगों का परिपक्वन होकर जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। यानी जो हमारे नर और मादा होते हैं उनका जो जनन अंग है उनका जो परिपक्व हो जाना यौनारंभ कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौनारंभ पहले प्रारंभ होता है। मानव शरीर में यौनारंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में वृषणों की सक्रियता तथा शुक्राणु उत्पादन के साथ शुरू होता है, जबकि मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं रजोदर्शन के साथ प्रारंभ होता है। जो दूसरा था, स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांधने पर अंड गर्भाशय तक नहीं यानी जो अंडे होंगे गर्भाशय नहीं पहुंच सकेगा। परिणाम स्वरूप शुक्राणु से मिलन नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होगी। यानी जो नर होता है उसके अंदर तो हमारा क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। जो मादा होती है उसके अंदर क्या बनते हैं, हमारे अंडाणु। यानी दोनों मिलकर किस जो क्रिया होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। यानी निषेचन नहीं हो पाएगा, गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। परिणाम स्वरूप शुक्राणु से मिलन नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होगी। फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांधना अथवा शल्य चिकित्सा द्वारा काटना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। यानी जो माँ के शरीर में जो भ्रूण का निर्माण होता है उसको पोषण यानी भोजन अथवा पानी का कैसे प्राप्त होता है। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या आप उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेंगे, ये हमें बताना है। चलो दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। पहला होगा, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको हम प्लेसेंटो के नाम से जानते हैं। ये एक
तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति से धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर उत्तक के प्रवर्ध होते हैं। मां के उत्तकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। ये मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन साथ ही अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। फिर हो जाएगा विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटो के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण करता है। अगला है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौवन संचारित रोगों से कोई रक्षा नहीं होगी, क्योंकि कॉपर टी मात्र गर्भाशय को रोकने का एक साधन है, यानी यौन संक्रमित रोगों को रोकने का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल से क्या लाभ है। दूसरा है, पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबिंब आवश्यक क्यों है, जो इसका अथवा का सवाल है। पारितंत्र किसे कहते हैं, किसी जलीय प्राकृतिक पारितंत्र का चित्र बनाकर वर्णन करिए। तो पहला है, कागज के डिस्पोजेबल कपों का निस्तारण आसानी से हो जाता है, इन्हें पुनः चक्रण उपयोग कर सकते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। यानी अगर हम प्लास्टिक की जगह किसके डिस्पोजल का प्रयोग कर रहे हैं, कागज का, तो वो क्या होंगे, आसानी से हमारे पुनः चक्रण के द्वारा हमको उससे नई चीज बना सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं। पॉलीथीन एक अजीवनीकरणीय पदार्थ है, यानी जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलता है, जिसका अपघटन नहीं हो पाता है। यह उद्योगों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है, उपयोग के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है, इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ होने के कारण इसका अपघटन नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अगला देखो, जो हमारा अथवा का सवाल है, पारितंत्र किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव अथवा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध द्वारा बने तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी पर्यावरण का जो आवरण होता है वो हमारा पारितंत्र कहलाता है। तालाब पारितंत्र का उचित उदाहरण है। ये एक स्थिर जलीय पारितंत्र है। तालाब पारितंत्र जैवीय एवं अजैव घटकों का बना हुआ होता है। अजैव कारक, तालाब पारितंत्र के अजैव कारक जैसे जल, CO2, ऑक्सीजन अकार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक प्रकाश, तापमान, दाब तथा pH आदि होते हैं। अजैविक कारक यानी जैविक कारक कौन कौन से, तालाब पारितंत्र के जैविक कारक उत्पादक हो गए, जो हमें क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। उपभोक्ता हो गए, उसके बाद अपघटन हो गया। उत्पादक की बात करो, उत्पादक अजैव पदार्थों से ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं। तालाब के उत्पादों में नील हरित शैवाल, जलमग्न पादप आदि तैरने वाले पादप सम्मिलित है। उपभोक्ता जो क्या करता है, उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। उपभोक्ता दूसरे जीवों को खाते हैं। ये जीव जो उत्पादकों का निर्भर करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण, प्लवक जंतु, साइकोप्लस और कीट अथवा आदि। यहाँ पर हमने एक जो चित्र बना रखा है वो परितंत्र का है, यानी सबसे पहले उपभोक्ता होगा, उसको कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को हमारा तृतीय उपभोक्ता पोषण के रूप में ग्रहण करता है। अगर हम अपघटन की बात करें, जीवाणु, कवक तथा एक्टिनोमाइसिटीज इस समूह में सम्मिलित है तथा उदाहरण हो जाएगा एस्परजिलस। अगला जो सवाल है इसके अंदर हमें बोला है एमीटर और वोल्ट मीटर को अंतर बताइए, यानी एमीटर हमारा किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर किस में लगेगा, हमारा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। चलो इसको हम नीचे पढ़ेंगे। और क्या है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, समझाइए। दूसरा, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 40 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर हमारा जो एक प्रतिरोध है वो कितना है, 120 वोल्ट का है, और दूसरा जो हमारा प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम। यानी पहला तो 20 ओम है, दूसरा क्या है, 4 ओम है। बैटरी कितनी है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है। ये एमीटर, ये कुंजी हो गई हमारी, इधर विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो हमें बताना है इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, और विद्युत लैंप तथा चालक के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो दोनों कौन से क्रम में है, R1 तो 20 ओम हो गया और R2 हमारा कितना हो गया, 4 ओम। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R1 प्लस
R2, यानी 20 में अगर हम 4 जोड़े तो कितना ओम आ जाएगा हमारा, 24 ओम आ जाएगा। यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका, पहले का आंसर कितना होगा हमारा, 24 ओम होगा। फिर बोला परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताना है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी विद्युत धारा बह रही है उसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। चलो एक बार हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि हम इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा जो सूत्र होता है V इक्वल टू क्या होता है हमारा, IR होता है। तो हमें क्या निकालना, I, तो V अपॉन क्या हो जाएगा R। V का मान कितना है यहाँ पर, 6 वोल्टेज है। R का मान अभी हमने निकाला था, कितना वोल्टेज, कितना ओम है, 24 है, यानी 1/4। तो हमारा I का मान कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। फिर बोला है लैंप, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमें परिकलित करना है, यानी जिसके अंदर हमारा 20 ओम प्रतिरोध हो रहा है उसको हमें बताना है। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V तो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25, और 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्टेज आएगा। चलो जो इसको पहला सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें विद्युत धारा का मान पता करना है तो हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विभवांतर का मान पता करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर। इसका प्रतिरोध अल्प होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। ये परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। ये हमारा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। दूसरा है विद्युत शक्ति की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर H/T, यानी विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। यानी P का सूत्र क्या होगा, P बराबर H/T होगा, यानी H यानी विद्युत ऊर्जा, T यानी समय, और P क्या हो जाएगी हमारी शक्ति। यदि विद्युत शक्ति P को वोट में तथा समय को सेकंड में मापा जाए तो विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, जूल होगा। यानी हम जूल को वोट इंटू सेकंड भी कहते हैं। अर्थात किसी उपकरण की वे विद्युत ऊर्जा मान उस उपकरण की शक्ति तथा समय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू T हो जाएगा। यानी इस सूत्र की बात करो तो P इंटू क्या हो जाएगा हमारा, T हो जाएगा। यानी शक्ति, यानी इसके अंदर जो शक्ति है और समय है उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अथवा वाला सवाल हमने हल करके देख लिया था पहले ही। चलो अगर हम बात करें आगे वाला सवाल, जो हमारा 18वां सवाल है, इसके अंदर बोला है एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए, इनकी निम्न के साथ अभिक्रिया भी बतानी है। पहला सोडियम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया करवानी है। अगला है H2 तथा Cl2 अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनता है, समझाना है। तो देखो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव। इसका गलनांक तथा क्वथनांक कितना होता है, 156 तो इसका गलनांक होता है। क्वथनांक कितना होगा, 351। गलनांक यानी ठोस से किस में बदलना, द्रव में बदलना। द्रव के किस में बदलना, गैस में। क्या कहलाता है हमारा, गलनांक और क्वथनांक। सामान्यतः एथेनॉल यानी C2H4OH को एल्कोहल भी कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। यानी अगर एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा ली जाए तो उससे आपको नशा हो सकता है। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो पहला सोडियम और H2SO4 के साथ हमें अभिक्रिया बतानी है। तो सोडियम की C2H5OH के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो Na और H2 गैस क्या हो जाएगी यहाँ पर, मुक्त हो जाएगी। H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओ तो सांद्र H2SO4 तो क्या बनेगा हमारा, एक तो एथीन बनेगा और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीय कारक के रूप में काम में लिया जाता है। एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। यानी जो एथेनॉल है उसके अंदर जो जल होगा उसको अलग कर देगा। अब हमें यहाँ पे जो H2 और Cl2 है इसका हमें क्या बताना है, बंध बना के बताना है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। अतः K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा K कोष को भरने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। इलेक्ट्रॉनों के एक सहसंयोजी योग के कारण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। यानी अगर हम बात करें तो K कक्ष में कितने होते हैं, 2, फिर 8, फिर 18, फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32।
यानी हमें इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहले कक्ष में कितनी चाहिए, इसको 2 चाहिए, है कितना इसके पास 1, यानी एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा या एक देगा। तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन किसी और हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक बंध बना लेगा, यानी एक इसका हाइड्रोजन, दो तो पहले से ही है, 2 इन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या करेगा, अपना जो अष्टक है उसको पूर्ण कर लेगा। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, यानी 2, 8 और 7 होगा, यानी KLM हो गया। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8, यानी एक की आवश्यकता है, तो एक किसी और के साथ क्या करेगा, यहाँ पर ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करेगा। अगला है निम्न के उत्तर दीजिए। पहला है दंत शरण क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं कैसे कहते हैं, धमनी, कोशिका तथा सिरा के बीच हमें 4 अंतर भी बताने हैं। तो पहला हो जाएगा दंत शरण तथा दंतशय। दंत शरण या दंतशय इनेमल तथा डेटिन के शनै शनै मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रभाव तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इसका समय इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों का चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांतों को ढक लेता है, इससे लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाता है। अगला है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर को लाने ले जाने वाली नलियों को हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। चलो इनके अंदर अंतर देख लें। हमारा पहला धमनी, केशिका और शिरा, ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। रुधिर तेजी से बहता है। अर्ध चंद्राकार कपाट नहीं होते हैं। रुधिर का आयरन उच्च होता है। तो पहला है ये रुधिर को हृदय तक दूर ले जाने का काम करती है। धमनियां शिराओं से जोड़ती है। रुधिर और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान यही होता है। रुधिर को हृदय की ओर ले जाने का काम करती है। रुधिर तेजी से बहता है, रुधिर मंद गति से बहता है और यहाँ पर मंद गति से बहता है। अर्धचंद्राकार कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते, यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं। रुधिर का आयतन उच्च होता है, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयतन में वृद्धि होती है। चलो जो अगला अथवा का सवाल है उसमें क्या पूछा है, हमें बोला है अमीबा में पोषण विधि का चित्र द्वारा वर्णन करना है। अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं, पादपों के कोई 2 अवशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए जो उत्पाद किस ऊतक के संचित रहते हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों के हम आंसर देख लेते हैं। पहला है अमीबा में पोषण। अमीबा कोशिकीय सतहों से अंगुली जैसी अस्थायी कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गिरता है, गति करता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी जो हमारा अमीबा है वो किसका निर्माण करता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है और साथ ही किसका प्रयोग करता है, पादप की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। बलपूर्वक बहिश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं। यानी जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर जो वायु की मात्रा है वो अवशिष्ट है, यानी काम की नहीं है, उसको हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। रेजिन तथा गोंद ये अपशिष्ट पदार्थ विशेष रूप से पुराने जाइलम नामक ऊतक से संचित होते हैं। आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। यानी हमें बताना है जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, साथ ही वस्तु जब ऐप पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखने हैं। प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर पड़ती है जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र को दोबारा बनाए गए प्रतिबिंब किरण दिखाएं। आपतन कोण, परावर्तित कोण को चिन्हित कीजिए। अगला अथवा का सवाल है किसी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की निम्न स्थिति के लिए प्रतिबिंबों की जानकारी दीजिए तथा प्रतिबिंबों के किरण चित्र बनाइए। जब वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत और P यानी ध्रुव के बीच में हो तो इसका चित्र किस प्रकार बनेगा। तो पहला सवाल हो गया जिसके अंदर हमें क्या बनाना था, यहाँ पर चित्र बनाना था। दूसरा, इनका उपयोग टॉर्च, सैटेलाइट यानी सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीपों के रूप में यानी हेडलाइट के रूप में एक समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, एक बड़ा किरण पुंज बनेगा जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दंत विशेषज्ञ इनका उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर बत्तियों में इनका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सेविंग दर्पण में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमें यहाँ पर एक समानांतर क्या बनाना था, एक चित्र बनाना था। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका चित्र हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा, हमारा AMC, यानी ये जो कोण होगा आपतन कोण होगा, ये हमारा परावर्तन कोण होगा।
नीचे दी गई सारणी के आधार पर देखो, यहाँ पर वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, जब उत्तल दर्पण हो। एफ तथा दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अनंत तथा दर्पण के बीच और पी के बीच वस्तु हो तो पी और एफ के बीच तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। यानी जो भी हमारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पे बनता है वो हमारा आभासी और सीधा होता है, अवतल दर्पण पे हमारा उल्टा और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच में हो तो हमें इस प्रकार का चित्र प्राप्त होगा। तो बच्चों ये आज हमारा जो कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 5 था उसको हमने बड़ी आसानी से देखा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर करें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनकी अच्छे से हेल्प हो सके। थैंक यू।